हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कालक्रम, अनुक्रम, प्रकाशन वर्ष पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके यूजीसी नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से कवि, कौन से रचना और कौन सा कालखंड कालक्रम के दृष्टिकोण से, अनुक्रम के दृष्टिकोण से और प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। कुछ बच्चे जुड़ गए हैं जिनका कि मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि वे अपना कीमती समय निकालकर इस प्रैक्टिस सेट में सहभागिता कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर रचनाकारों को हमें कालक्रम के अनुसार बताना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शंस में बस केवल रचनाकारों का नाम इधर उधर दिया गया है: सरापा, पुष्पदंत, अब्दमाण और हेमचंद। अब्दमाण जो लिखा हुआ है, कई बार इसको अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। जितने बच्चे जुड़े हैं बीच में, सब नमस्ते और प्रणाम इत्यादि कर रहे हैं, सबको मैं दिल से नमस्ते प्रणाम कर रहा हूँ, सबका स्वागत कर रहा हूँ। और चलते हैं, फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो कालक्रम की दृष्टि के अनुसार सरापा, पुष्पदंत, अब्दुर्रहमान, हेमचंद, चारों ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन के हिसाब पे सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए आप लोग बता रहे हैं कि सही जवाब है। इसका कारण ये है कि सरापा का समय 7वीं सदी के आसपास में माना जाता है और पुष्पदंत का 9वीं सदी के आसपास। अब्दुल रहमान और हेमचंद को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है कि क्यों, कौन इसमें पहले है कौन बाद में है। कई जगह लिखा हुआ कि अब्दुल रहमान का जो समय 11वीं सदी है और अब्दमान का 12वीं सदी के आसपास में है। लेकिन इस विकल्प के अलावा आप देखेंगे तो कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो कि सटीक बैठ रहा हो। तो इसमें भले 100% विकल्प सही नहीं दिख रहा है, लेकिन 90% के आसपास में ये विकल्प सही है। इसलिए इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, वो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट्स कर लिख रहे हैं कि ये 8वीं, कई किताबों में दिया हुआ 10वीं, 12वीं और 13वीं सदी के आसपास में दिया है। हालांकि कहीं क्लियर आपको नहीं मिल पाएगा कि कौन अब्दुल रहमान और हेमचंद में पहले। ठीक है, हमने भी बहुत कोशिश की खोजने का, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। हालांकि आने वाले समय में यही उम्मीद की जा सकती है कि जो भी एक्सपर्ट्स होंगे वो ऐसे विकल्पों का, ऐसे नामों का चयन करेंगे जिसमें विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। ठीक है, जिससे कि उनको भी दिक्कत होगी और जो कैंडिडेट है उनको भी दिक्कत होगी बाद में। तो वो इस चीज को ध्यान में रखकर बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। यहाँ पर आचार्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया कि कालक्रम के अनुसार कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि सही है। तो नाम दिया गया रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, और यही चारों नाम घुमा फिराकर 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसके अनुसार जो सही जवाब यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं कि पहले कौन है: रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य। जैसे ही मैं रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और बल्लभाचार्य का नाम ले रहा हूँ, आपके दिमाग में तुरंत ये छप रहा होगा कि किस किस संप्रदायों का वादों का इन्होंने प्रवर्तन किया है। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद इत्यादि का नाम आपने सुना होगा और आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ रही होंगी कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो देखा जाए तो रामानुजाचार्य का जो समय है वो 10वीं सदी के आसपास माना जाता है। निम्बार्काचार्य का समय 12वीं, मध्वाचार्य का 14वीं और 15वीं बल्लभाचार्य का सती माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके अनुसार सही है। 10वीं, 12वीं, 14वीं और 15वीं सदी के आसपास में रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और बल्लभाचार्य का समय माना जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, बल्लभाचार्य। ठीक है, हालांकि इनके आप संप्रदायों को देखेंगे, इन्होंने जिसका प्रवर्तन किया है, जो विभिन्न वाद हैं, उन वादों का समय थोड़ा सा अलग है। उनके अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन चौथा सही होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कालक्रम के अनुसार बताना है, यानी कि इनके जन्म क्रम को ध्यान में रख के अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए सही हो रहा है। अगर इनके संप्रदायों की चर्चा करें तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही हो रहा है।
ठीक है, तो अभी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। बल्लभाचार्य जिनका समय 1479 ईस्वी में हुआ था, और आप जानते हैं कि सूरदास इनके शिष्य थे जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। तो ये सूरदास इनसे खुद एक साल पहले के थे। यहाँ पर बल्लभाचार्य बल्कि सूरदास से एक साल छोटे थे, फिर भी वो उनके गुरु थे। ये भी आप देख रहे हैं एक तरीके से विरोधाभास टाइप का ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और बड़ा कर देता हूं इसको, अब दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश कीजिए। मैंने इसको टाइप नहीं किया है, बल्कि क्वेश्चन पेपर को मैंने डाउनलोड करके और इसको देखने की कोशिश किया है। और थोड़ा सा आप लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 2-4 लेक्चर्स में इस तरीके का मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल जो पूछा गया कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ग्रंथों के बारे में बात की गई है और ग्रंथों का नाम दिया गया है भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद। ठीक है, तो ये 4 रचनाएं दी गई हैं। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि क्रम के अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब देना शुरू कर दिए हैं। देखते हैं प्रश्न को कि ये दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अब ये क्यों सही है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। जो रस रहस्य है इसकी रचना 1670 ईस्वी में, भाव विलास की रचना 1689 ईस्वी में, काव्य निर्णय की रचना 1746 ईस्वी में, और जगत विनोद की जो रचना है ये अगर कवि के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे आखिरी कवि माने जाते हैं रीतिकाल के पद्माकर, उनकी ये रचना है। तो इस तरीके से जो एक क्रम यहाँ पर बन रहा है ऑप्शन दूसरा सही है। आप लोगों ने बल्कि बिल्कुल सही बताया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। अब जो रचनाएं दी गई हैं आप रचनाओं को देखते हुए समझ गए होंगे कि किसकी रचना है। एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन की सभी रचनाएं दी गई हैं और उन रचनाओं को हमें क्रम के अनुसार बताना है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही जवाब है मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी, इनका ये सही क्रम है। और प्रकाशन कब कब हुआ है? सन 1935 ईस्वी में मधुशाला, 1939 ईस्वी में एकांत संगीत, 1945 ईस्वी में सतरंगिनी और मिलन यामिनी का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था। मैं चाहता तो इसको तीसरा कहकर आगे बढ़ जाता, लेकिन हमारा उद्देश्य अलग ढंग से है कि अगर आपको वन लाइनर में प्रश्न आ जाए कि मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ, एकांत संगीत का प्रकाशन कब हुआ, सतरंगिनी का प्रकाशन कब हुआ या फिर मिलन यामिनी का प्रकाशन कब हुआ, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब था ऑप्शन सी सही था, तीसरा। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। यहाँ पर दे दिया गया है कि जन्म काल के अनुसार बताना है आपको कि जितने भी रचनाकारों का नाम दिया गया है, 4 रचनाकारों का नाम दिया गया है, उनका सही अनुक्रम कौन सा है। जिसमें नाम दिया गया है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप लोग इसका आंसर बताना शुरू कर दिए हैं कि ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है कि श्रीधर पाठक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, तो अब श्रीधर पाठक पहले नंबर पर क्यों है? इनका जो जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में हुआ था, यानी देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के 9 साल बाद श्रीधर पाठक का जन्म हुआ। लेकिन इनका ज्यादातर नाम आपको द्विवेदी युग में पढ़ने को मिलता होगा। कुछ बच्चे 1959 बता दे रहे हैं जल्दीबाजी में, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि 1859 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ 1865 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889 ईस्वी में और 1900 ईस्वी में हुआ सुमित्रा नंदन पंत का। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि श्रीधर पाठक का जन्म एक तरीके से भारतेंदु युग के समय में ही हुआ था, लेकिन उनका नाम उभर कर आता है वो द्विवेदी युग में दिखाई पड़ता है आपको। तो इसलिए कई बार बच्चों को लगता होगा कि इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पहले हो सकते हैं, इसके बाद श्रीधर पाठक होंगे, इसके बाद
जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पाल। तो कई बार जो इसमें ऑप्शन चौथा दिया गया है उसको सही करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश से पहले के हैं, भले वो द्विवेदी योगिन कवियों में गिने जाते हैं या फिर साहित्यकारों में गिने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, और रचनाओं को आप देख रहे हैं उसमें अनामिका, झरना, पल्लव, निहार दिया गया है। और ये जितनी भी रचनाएं सब छायावाद योगिन रचनाएं हैं, और इनके कवि जो हैं अलग अलग हैं। जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सबके कवि क्या है, अलग अलग हैं। तो आपके दिमाग में ये फिक्स हो गया होगा कि किसके कवि कौन है। अब हमें बताना है कि इसमें सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तैयारी कर ली है, प्रकाशन वर्ष, कालक्रम, अनुक्रम पे आप लोगों की अच्छी कमांड है। बिल्कुल इसको अपने दिमाग में याद करके रखे हुए हैं, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा हो सकता है। और इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बता दिया कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो हम देख लेते हैं कि क्यों है ये ऑप्शन सी सही है। 1918 झरना जयशंकर प्रसाद, 1923 ईस्वी में अनामिका निराला, 1928 ईस्वी में पल्लव सुमित्रा नंदन पंत, और 1930 ईस्वी में निहार नाम से महादेवी वर्मा ने लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से झरना जयशंकर प्रसाद की खास। अच्छा, देखेंगे आप कई बुक्स में लिखा है अनामिका का दूसरा संस्करण आया था सन 1938 ईस्वी के आसपास में। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि इसका पहला प्रकाश जो संस्करण था 1923 में और दूसरा 1938 में आया था। पल्लव को घोषणा पत्र कहा जाता है, छायावाद की घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है, और इसकी जो भूमिका है काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी फैक्चुअल चीजें आपके दिमाग में होंगी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब था ऑप्शन सी था कि क्रम के अनुसार झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि इसी तरीके से मिलता जुलता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम। यहाँ पर खास प्रश्न में जोर दिया गया है कि जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, खास तौर से जो कविताओं में उन्होंने काम किया है, उन कविताओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कविताओं का नाम दिए गए हैं, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। तो इसमें जो सही जवाब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब देना शुरू कर दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जल्दीबाजी में कुछ ऑप्शन यहाँ पर गलत भी आपके दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर एक बार आप देख लीजिए। एक तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रेम पथिक उनकी पहली रचना है, जिसका कि प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय वे प्रेम पथिक नाम से एक काव्य संकलन निकाले। इसके बाद आंसू जो कि 1925 ईस्वी में, लहर 1933 ईस्वी में, और जो उनका महाकाव्य कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये इसका अनुक्रम है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। कई बच्चे ऑप्शन बी को बता रहे हैं जल्दी में, लेकिन लहर और आंसू यहाँ पर गड़बड़ कर दे रही हैं। तो इसलिए आपको सटीक आंसर देना है, क्योंकि परीक्षाओं में जल्दी से आंसर दे के कोई पुरस्कार मिलने वाला है नहीं, बाद में निराशा ही हाथ लगती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि जल्दीबाजी नहीं करना है। 100 मीटर की ये दौड़ नहीं है कि जो दौड़ देगा आगे वो फर्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर है कि आप अपने को कितना कंट्रोल करके आंसर दे रहे हैं, सोच समझ कर दे रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखेगा। ठीक है, तो जो आपको नई इसमें जानकारी लग रही है उसको जरूर आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं एक तरीके से रहस्यवादी कवियों की तरह अनुमान लगाता हूं कि आप लोगों का नोट्स जरूर होगा, और कभी प्रत्यक्षतः मिलने का मौका मिलेगा तो आप दिखाएंगे भी कि देखिए सर हमने काफ़ी मेहनत करके नोट किया है। पीडीएफ पे बहुत आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि पीडीएफ अगर आपको मैं दूंगा तो फिर आप आंसर मांगेंगे, फिर आपको लगेगा कि इसका आंसर ये था वो था। तो इसलिए 1 घंटे निकाल कर क्यों ना आप अपनी थकान को भी दूर कर लें और तैयारी भी कर लें। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपनी थकान दूर करने के लिए ही यूज कीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। अब उपन्यासों का नाम दिया गया है और उनका हमें सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। कठगुलाब, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के, ठीकरे की मंगनी। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी उपन्यास दिए गए हैं वो किसी खास उपन्यासकार के नहीं है, बल्कि अलग अलग उपन्यासकारों के हैं। तो अब हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो उपन्यास है कौन किसके हैं, कब कौन प्रकाशित हुए। तो एक बार ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब, ये चारों जो उपन्यास हैं
इनका सही अनुक्रम प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से सही है। इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए बड़ी मशक्कत करने की जरूरत पड़ती है और बहुत याद करने की जरूरत पड़ती है कि कैसे क्या होगा। तो सूरजमुखी अंधेरे 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि कृष्णा शोभती द्वारा लिखा गया था। शेष यात्रा नाम का जो उपन्यास है, इसका प्रकाशन सन 1984 ईस्वी में हुआ। उषा प्रियंवदा ने इसको लिखा। ठीकरे की मंगनी नाम का जो उपन्यास है, ये 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि नासिरा शर्मा ने लिखा है। और कठगुलाब जो कि 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसे लिखा मृदुला गर्ग ने। तो ये फैक्चुअल जो जानकारियां हैं, इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। 72, 84, 89, 96, ठीक है। और रचनाकारों का भी नाम मैंने बता दिया, उपन्यासकारों का। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि सूरजमुखी अंधेरे कृष्णा शोभती, शेष यात्रा उषा प्रियंवदा, ठीकरे की मंगनी, ये आपके लिए थोड़ी सी नई रचना यहाँ पर है, जो कि प्राय परीक्षाओं में बहुत कम पूछी जाती है, जो कि नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया। तो इसको मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने नोटबुक में लिख ले होंगे। कठगुलाब प्राय परीक्षाओं में आता रहता है, तो आप जानते होंगे कि मृदुला गर्ग का है। मैंने प्रकाशन वर्ष इत्यादि भी बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कहानी संग्रह से संबंधित प्रश्न आ गया कि उनका प्रकाशन वर्ष सही दृष्टिकोण से कौन सा है। तो 4 कहानी संग्रहों का नाम दिया गया है। सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडहर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की, ठीक है। तो अब हमें इसमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। तो इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। और जो भी कहानी संग्रह दिए गए हैं, सब अलग अलग कहानीकारों के। इंसान के खंडहर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने सुबह ही बता दिया था कि इस विषय पर आज हम क्लास लेंगे। सन 1950 ईस्वी में मोहन राकेश नाम के एक कहानीकार हैं, उनका ये कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर, इसका प्रकाशन हुआ। 1960 ईस्वी में निर्मल वर्मा ने इसको इस निर्मल वर्मा का हो गया। मोहन राकेश हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, मोरा। 1960 में निर्मल वर्मा। सतह से उठता आदमी, जिसका प्रकाशन सन 1971 ईस्वी में हुआ, जो कि मुक्तिबोध का है। पीली छतरी वाली लड़की, ये सन 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उदय प्रकाश नाम के कहानीकार हैं, उनके द्वारा। तो 1950, 1960, 1971, 2001 क्रम से इनका प्रकाशन वर्ष है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश, परिंदे निर्मल वर्मा, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध, जिन्होंने कि अंधेरे में कविता लिखी, और पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश। ये लंबी कहानी के अंतर्गत आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मौका मिले तो जरूर इसको आप लोग पढ़िए, ठीक है। विश्वविद्यालयी जीवन पर आधारित एक कहानी है, ये किसी उपन्यास से कम नहीं है। फिलहाल आप लोगों को प्रकाशन वर्ष इत्यादि दिमाग में बैठ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। यहाँ पर खास बता दिया है कि किसके निबंध संग्रहों के बारे में चर्चा की जा रही है। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ऐसे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं जिनके निबंधों से इस तरीके के सवाल प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है। तमाल के झरोखे से, शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। तो 4 निबंध संग्रहों का नाम दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि तमाल के झरोखे से, शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा, ठीक है। तो अब प्रकाशन वर्ष हम देख लेते हैं कि कब कब है। 1981 ईस्वी में तमाल के झरोखे नाम से निबंध संग्रह आया था उनका। शेफाली झर रही है 1989 ईस्वी में। इस तरीके को याद करना काफी कठिन है, फिर भी कुछ ट्रिक्स की खोज की जा रही है, जैसे ही मिलेगी आप सभी को मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। 1989 हो गया इसका। और 1995 ईस्वी में सीरीज की याद आई, और रथ यात्रा जो इनका निबंध है, सन 2002 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो 1981, 89, 1995 और सन 2002 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ रथ यात्रा का। तो आपके दिमाग में ये सारी रचनाएं धीरे धीरे फिक्स हो गई होंगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है अंधा युग से संबंधित, जिस पर कि मैंने प्रैक्टिस सेट इत्यादि भी कराया है और बहुत ही बारीकी से इस पे मैंने फोकस किया था। हालांकि निबंधों पर भी किया था, लेकिन प्रकाशन वर्ष से संबंधित कुछ थोड़े कम निबंधों के पे बातचीत हुई थी। अंधा युग नाटक के शीर्षक अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंधा युग नाटक में कुल 5 अंक हैं,
और उन 5 अंकों में बीच बीच में 2 टॉपिक दिए गए हैं, अंतराल और एक टॉपिक और है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ बताना है कि पांचों अंकों में से सही अनुक्रम कौन सा है। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, परशु का उदय, गांधारी का शाप। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने अंधायुग पढ़ा तो जरूर है, लेकिन इसका सही अनुक्रम कौन सा हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका जो सही अनुक्रम है देख लीजिए एक बार आप लोग, जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देना है, आप 10 सेकेंड लीजिए लेकिन सही आंसर दीजिए। अभी तक मुझे इसका सही आंसर नहीं दिख रहा है कि अंधायुग का सही जवाब क्या है उसके अंकों का। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कौरव नगरी, परशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। ये 4 यहाँ पर दिया गया है, इसका सही अनुक्रम है। बाकी जो 5वां अंक है उसको भी दिमाग में रखिए, और 5 अंकों का बल्कि क्रम आप अपने दिमाग में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसपे कि मैंने बहुत पहले ही आपको सब्जेक्टिव तौर पर ऑब्जेक्टिव तौर पर भी वीडियोज बना दिया है, और आपको बस उसको देखना है, उसको पचाने की कोशिश करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। इसमें आत्मकथाओं का नाम दिया गया है, 4 आत्मकथाएं हैं। आज के अतीत, सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में इनके आत्मकथाकारों का भी नाम आ गया होगा, और इनके प्रकाशन वर्ष से संबंधित भी चीजें आने लगी होंगी, कौन पहले है कौन बाद में है, ठीक है। तो देखते हैं, सही जवाब आना शुरू हो गया है, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दूसरा ऑप्शन कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर, सहचर है समय, रामदरस मिश्र, आज के अतीत, भीष्म साहनी। ये तो इनके आत्मकथाकार थे। इनके ईयर को देख लेते हैं, 1969 ईस्वी में क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में, सहचर है समय 1991 ईस्वी में, आज के अतीत सन 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो जो आपको इसमें पता होगा उसको तो आपको नोट नहीं करना है, जो नहीं पता होगा उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो पता होगा वो तो हमेशा आप उसको आंसर बता देंगे, जो नहीं पता है उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और रिवीजन करिए, फिर धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आ गया कि कालक्रम के दृष्टिकोण से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम कौन सा है, जिसमें दिया है अलंकार, रस, ध्वनि, रीति, ठीक है। तो आप लोग देखना शुरू कर दिए होंगे कि सबसे पहले कौन सा काव्य सिद्धांत आया, मतलब साहित्य सिद्धांत कौन सा आया है। तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो गया है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कि सबसे पहले रस आया, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर ध्वनि। तो ये तो आपको मालूम चल गया। जैसे ही मैं रस कहूं तो आपके दिमाग में नाट्य शास्त्र की जितने भी तथ्यात्मक जानकारियां हैं, भरत इत्यादि का पूरा आ जाना चाहिए। अलंकार में कहूं तो भामा का आ जाना चाहिए, रीति कहूं तो वामन इत्यादि का पूरा आ जाना चाहिए, ध्वनि कहूं तो आनंदवर्धन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी गूगल की तरह आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, परीक्षा तक पूरी तरीके से छप जानी चाहिए, तभी इसका आपको आनंद आएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, इन सबका सही क्रम है। इसके बाद वक्रोक्ति, औचित्य और बच रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा आपका पूरा 6, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। ऊपर सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछा गया, नीचे पूछा जा रहा है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार का जो कालक्रम है उसका सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें दिया गया है काव्यादर्श, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक। तो जैसे ही मैंने बोला काव्यादर्श तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसके कौन है आचार्य, काव्य मीमांसा के आचार्य कौन है, वक्रोक्ति जीवितम के कौन है, ध्वन्यालोक के कौन है। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में बैठा ले होंगे और खुद उसको आप चिंतन मनन कर रहे होंगे। अब हमें बताना है कि इसका सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका जो सही अनुक्रम है ऑप्शन तीसरा, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि काव्यादर्श पहले है जो कि दंडी का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, काव्य मीमांसा राजशेखर का है, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है। ये भी सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी, ठीक है। तो एक तो मोटे तौर पर आप आचार्यों के कालक्रम को भी ध्यान में रखते हुए इसका सही जवाब दे सकते हैं,
और बहुत ही परफेक्ट आंसर इसका चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि दंडी का समय 7वीं शती में था, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का 9वीं शती के आसपास में समय था। उसमें भी आप बुक्स में देखेंगे तो किसी का उत्तरार्ध है तो किसी का पूर्वार्ध है तो किसी का मध्य में लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय इतनी क्लियरिटी नहीं थी। ठीक है, तो फिलहाल इसी के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो यही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, अभी तक तो भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित यहाँ पर प्रश्न था, अब आ गया पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम, हालांकि यहाँ पर होना चाहिए विचारकों का। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बार एनटीए के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने गलती की है। पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आई ए रिचर्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज। 4 नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा इसमें अनुक्रम सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है, आप लोगों ने एकदम धक्का-धक इसका आंसर देना शुरू कर दिया है, या कहूं कि दनादन इसका आंसर देना शुरू कर दिया है। सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा ऑप्शन सही है, जिसको कि आप लोग B2 इत्यादि संकेतों में भी जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आई ए रिचर्ड्स। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑस्कर वाइल्ड का जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन ये इस प्रश्न में शामिल है। तो कॉलरिज का समय आप लोग जानते हैं कि 1772 ईस्वी के आसपास में है। मैथ्यू अर्नाल्ड का 1822 में जन्म हुआ था। ऑस्कर वाइल्ड का आप लोग नोट कर लीजिए 1854 में। आई ए रिचर्ड्स का जन्म हुआ 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलरिज 1772, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822, ऑस्कर वाइल्ड 1854 ईस्वी में, आई ए रिचर्ड्स 1893 ईस्वी में। आई ए रिचर्ड्स जब भीमराव अंबेडकर इत्यादि का भारत में उदय जन्म हो रहा था तो इधर आई ए रिचर्ड्स का जन्म हुआ। इस तरह से कोरिलेट करके देख सकते हैं। 1857 से पहले ऑस्कर वाइल्ड का जन्म हुआ, मैथ्यू अर्नाल्ड का भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू होने से पहले हो गया, और कॉलरिज का 1772 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप अपने को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है जो कि सीधे रीतिकाल पर आ गया है और पूछा जा रहा है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो केशव दास, बिहारी, मतीराम, घनानंद, इन लोगों से लगातार सवाल परीक्षाओं में आते रहे हैं और आपको पूरा पता होगा कि किसका जन्म कब हुआ था, क्योंकि परीक्षा तक इन्हीं लोगों का बर्थडे आपको याद रखना है, इन्हीं से आपको सफलता हासिल करना है। बाद में तो फिर अपने परिवारजनों के बर्थडे को मनाना है। केशव दास का जन्म कब हुआ? 1555 ईस्वी में, बिहारी का 1595 में, और मतीराम का जो जन्म हुआ 1617 ईस्वी में, और घनानंद का जन्म हुआ 1673 ईस्वी में। तो इस तरीके से कई बार आप ना इसको इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, लिखने के बाद मिला सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, कई बच्चे लिख रहे हैं, अच्छा घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में, मतलब कि घनानंद सबसे छोटे हैं इस विकल्प में। केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1613, देव का जन्म शायद 1673 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कई बच्चे तो घनानंद का 1989 बता रहे हैं। बिल्कुल वही स्थिति है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869। तो कई बच्चे 1969। एक तो छोड़िए, अभी हाल ही में मैं कॉपी चेक कर रहा था बीए की, तो एक बच्चा प्रेमचंद का जन्म 1980 लिखा हुआ था। आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। कई बार ना लगता है प्रैक्टिस नहीं होने के साथ परीक्षा में सोचते हैं आप कुछ और लिखाता है कुछ। महावीर प्रसाद द्विवेदी को तो एक लड़का ऐसा लिख दिया था कि मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ कि क्या लिखा था वो। ठीक है, मैं बल्कि उसको लिख देता हूँ कि उसने लिखा था कि द्विवेदी युग के किस आलोचक के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा हुआ है, तो महावीर के स्थान पर जो चीज उसने लिखा था मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई बार बच्चे गलत लिख देते हैं। देखिए, मैं किसी पर खास कोई चीज नहीं कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना है। गलती है तो मैंने देख लिया, बाकी और कोई चीज नहीं है। आपने देख लिया केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1613, घनानंद 1689। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, मैं टोकूंगा तभी तो आप लोग इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। टोकने वाले बहुत कम है आज के जमाने में। आजकल हिंदी, कई बार आप ट्रेन में जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि मेरे बेटे की हिंदी बहुत कमजोर है, और बहुत ही गर्व से कहते हैं। लगता है कि अब उनका बेटा हिंदी कमजोर करके बहुत आगे निकल चुका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है वो हमें बताना है। नाम दिया गया है जयसी, सूरदास, तुलसी, रहीम। ठीक है, तो
आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना शुरू कर दिया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जन्म काल के अनुसार। तो ये भक्ति काल से संबंधित सभी कवियों का नाम यहाँ पर उठाया गया है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है कि सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। तो क्रमशः इनके जन्म को देख लेते हैं। 1478, 1492 ईस्वी, 1532 और 1553 ईस्वी में जन्म हुआ रहीम का। और कई किताबों में आप पढ़े भी होंगे कि तुलसी रहीम आपस में बातचीत भी करते थे और इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने बरवे नायिका भेद नाम से या फिर बरवे रामायण नाम से तुलसीदास ने लिखा है। तो ये सारी घटनाएं आप अच्छे से जान रहे होंगे। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा, यहाँ पर खास नाटककार के चर्चा की जा रही है कि उनके नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करते समय हमें इन पक्षों पर भी ध्यान रखना है कि एनटीए नेट जब पेपर बनाता है तो किन किन रचनाकारों को फोकस करता है। निबंधों में आपको विद्यानिवास मिश्र का दिख रहा है और नाटकों में आप देख रहे हैं सुरेंद्र वर्मा का नाटक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम है कि मैं स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आप लोगों के प्रेम की वजह से ही मैं यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा आप लोगों को समय दे रहा हूँ। तो कई बार हमें कॉपियाँ इस तरीके से मिलती हैं कि उनको देखने के बाद हंसी भी आती है और रुलाई भी आती है कि क्या स्थिति हो गई। एक बार तो एक बच्चा लिखा कि प्रेमचंद का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से, और उसी के पीछे के 10 बच्चे इसी चीज को लिखे हुए थे। बहुत सारी घटनाएं कभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पे देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा के जो नाटक दिए गए हैं, द्रौपदी, रति का कंगन, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि सही क्या है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताना शुरू कर दिया है कि ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है कि द्रौपदी पहले है, फिर 8वां सर्ग है, काफी इंपॉर्टेंट नाटक, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। द्रौपदी का प्रकाशन हुआ सन 1972 ईस्वी में, 8वां सर्ग का 1976 ईस्वी में, शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी में, रति का कंगन ये हो गया सन 2010 ईस्वी में इसका प्रकाशन। लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा का एक आखिरी नाटक, या आखिरी क्या मैं बोलूं, इस ऑप्शन में आखिरी 2010 में इसका प्रकाशन हुआ। तो खासतौर से आप लोगों ने इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रख लिया होगा और नाटक तो जान ही रहे हैं कि ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो जितने भी उपन्यास दिए गए हैं इसमें सब अलग अलग उपन्यासकारों द्वारा लिखे गए हैं। मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गरम राख। तो इनके उपन्यासकारों का नाम आप सभी के दिमाग में आ गया होगा। अब हमें बताना है कि इनका प्रकाशन काल के दृष्टिकोण से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है, इसका सही जवाब है। पहले गरम राख, फिर इसके बाद भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि 1957 ईस्वी में गरम राख, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया, 1959 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। टेराकोटा जो उपन्यास लिखा है वो कोई खास उपन्यासकार नहीं है, लक्ष्मीकांत वर्मा, जिनको कि आप नई कविता के दौर में पढ़े होंगे। नई कविता के प्रतिमान नाम से इनकी बुक है, लेकिन इन्होंने एक उपन्यास भी लिख दिया सन 1971 ईस्वी में इसको लिखा था। इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। और 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मानस का हंस। तो इस तरीके से गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस सभी उपन्यासों से आप परिचित हो गए, इनके उपन्यासकारों से भी और प्रकाशन वर्ष से भी परिचित हो गए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरण कृतियों का नाम दिया गया है, उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। स्मृतिकर्ण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, हम, हर्षमत, ये 4 संस्मरण कृतियां दी गई हैं और इनका सही अनुक्रम क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, सबसे पहले जो
संस्मरण है इसमें। ऑप्शन चौथा इसमें सही जवाब है डी का। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब देना शुरू कर दिया। स्मृति कण जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसके जो संस्मरणकार हैं वो सेठ गोविंद दास का नाम सुने होंगे आप, सेठ गोविंद दास। और कई बार ये वन लाइनर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्मृति कण किसकी रचना है। खासतौर से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। हम हस्मत 3 भागों में ये प्रकाशित हुआ है, कृष्णा सोबती का संस्मरण है और इसका प्रकाशन जो हुआ है 1977 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। ये होगा कृष्णा सोबती का। लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल 1980 में भारत भूषण अग्रवाल नाम के कवि रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इसको लिखा है संस्मरण को लीक अलीक नाम से सन 1980 ईस्वी में। वन तुलसी की गंध जो कि प्रकाशित हुआ 1986 ईस्वी में रेणु द्वारा। तो यहाँ पर हम 3 चीजों पर ध्यान रख रहे हैं, एक तो कृति है, दूसरे उसके कृतिकार, तीसरा प्रकाशन वर्ष। तो पूरे आपको समझ में आ गया होगा कि स्मृति कण सेठ गोविंद द्वारा 1959 में, हम हस्मत 1977 में कृष्णा सोबती जो 3 खंडों में है, लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल द्वारा 1980 ईस्वी में, वन तुलसी की गंध 1986 में रेणु द्वारा लिखा गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है और परीक्षाओं में कई बार एक तुक्का भी हथियार होता है, जैसे चुनाव में नोटा होता है वैसे यहाँ पर तुक्का है, तो इसका यूज करना है, तुक्का को कभी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि याद कर लें तो अच्छी बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हुआ होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। रचना काल की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम के बारे में बताना है। जायसी का 1492 ईस्वी में जन्म हुआ था, इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए, जो ऑप्शन मैंने ऊपर बताया था वही उसका सही है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो रचना काल के दृष्टिकोण से इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4। आप लोगों ने देख लिया कि नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये भरत का है। नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार भामा, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, जो कि 14वीं शताब्दी के आसपास में माने जाते हैं। तो इस तरीके से बार बार जब अपने कॉपी पर आप लोग लिखेंगे तब ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो आप एक बार इसको देखेंगे, अपने मन में बैठाएंगे, फिर काम धाम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होगा आपके दिमाग में से निकल जाएगा। वैसे भी हमारा दिमाग बहुत ही शातिर तरीके का होता है, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ों को नहीं याद करता है, गलत चीज़ें जितनी रहती हैं वो याद करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे, एक दो बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं बल्कि एक दो बच्चों ने लिखा कि आपका उच्चारण जो है वो बहुत सही नहीं है। एक से एक आप टीचर देखते होंगे र के स्थान पर ड़ का प्रयोग, ड़ के स्थान पर ल का प्रयोग करते हैं, वो वीडियो लेक्चर इन लोगों को अच्छा लगता है। बाकी जब कोई टीचर बहुत ही मन लगाकर दिल से पढ़ाता हो तो फिर कुछ नहीं मिलता है। तो उच्चारण स्थान पर आजकल भारत में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका उच्चारण स्थान बहुत ही स्तरीय है, मानक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसा कि ऊपर दिया गया था, लेकिन ये एक बार फिर से आदिकाल की तरफ हम लोग मुड़ गए। तो यहाँ पर जो है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। सरापा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, लुइप्पा। तो एक नया खिलाड़ी इसमें शामिल किया गया है, लुइप्पा। बाकी इससे पहले हमने पहला सवाल ही आज जो सॉल्व किया था उसमें सरापा से शुरुआत हुई थी और काफी क्रिकेट के शैली में कहें तो धीमी और ठोस शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखिए लुइप्पा। अब हमें बताना पड़ेगा कि सही इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, कि इसमें पहले सरापा है, फिर लुइप्पा है, फिर पुष्पदंत है, फिर अब्दुल रहमान है। तो इस तरीके से इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और बस टिक लगाते समय ध्यान रखना है कि हम सही जगह टिक लगा रहे हैं कि नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को इस अभ्यास सेट से हटा भी सकता था, ये थोड़ा सा विवादित टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हमें जब प्रैक्टिस करना है तो यार्कर भी देखना है, वाइड भी देखना है, नो बॉल भी देखना है, फुल टॉस को भी देखना है,
तो हर तरीके के प्रश्नों को देखना है, तो इसी प्रश्न को मैंने रखा हुआ है। आप लोग देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। केशव दास बिहारी भूषण सेनापति। अगर इनके मैं जीवन काल के बारे में बात करूं तो इससे पहले आपने देखा कि 1555 में केशव दास, 1595 ईस्वी में बिहारी, 1613 ईस्वी में 1600 इनका बल्कि जो 1613 में भूषण है और 1589 ईस्वी में सेनापति है। तो ये मैंने ऊपर क्रम लिख दिया, तो आपको कोई ऐसा यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा जो कि आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से विवादित टाइप का प्रश्न है, इसको कैंसिल ही करना पड़ सकता है, लेकिन हमने इसको प्रैक्टिस सेट में जानबूझकर रखा है कि अगर इस तरीके के प्रश्न आए, कई बार क्या होता है कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो अन्य एक दो प्रश्न और प्रभावित हो जाते हैं बच्चों से, तो इस तरीके की चीज़ों को भी हमें हैंडल करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि आपको सही मिल रहा हो, लेकिन हमें एक जरूर जानकारी मिली, नया जानकारी मिली, भूषण का जन्म कब हुआ और सेनापति का जन्म कब हुआ है। बाकी केशवदास बिहारी के बारे में हम जान रहे थे, भूषण 1613, 1589 में सेनापति। इसका मतलब है कि जो घनानंद था, घनानंद सेनापति से 100 साल छोटे थे, 1689 ईस्वी में उनका हुआ था। तो इस तरीके से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं और इंजॉयमेंट के साथ याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमें जो भी काव्य कृतियां दी गई हैं उनका सही अनुक्रम बताना है, और वो काव्य कृतियां कौन सी हैं? स्वप्न, साकेत, पल्लव, आंसू। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसके रचनाकार कौन है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, क्या है, जो भी चीजें हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आंसू, जयशंकर प्रसाद 1925, पल्लव पंत 1928 घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, स्वप्न 1929 ये राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, साकेत 1931 जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। तो ये इसका सही अनुक्रम हो गया, आंसू 1925, पल्लव 1928, स्वप्न 1929, साकेत 1931 ईस्वी। इस तरीके से इसका सही जवाब सी हो गया। कई बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें स्टोरी के रूप में बैठती रहेंगी, फिर आपकी तैयारी और अच्छे से चलेगी। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उससे कठिन है, उसका स्तर जो है थोड़ा सा हाई लेवल का है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से सही अनुक्रम हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का, कि कौन सा इसमें है। कृतियां दी गई हैं, विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा है, आंगन के पार द्वार। तो ये सारी रचनाएं बहुत ही फेमस रचना है और इनका प्रकाशन वर्ष हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सही ऑप्शन इसमें क्या है। तो आप लोगों ने अपने IQ लेवल से इसका बिल्कुल सही जवाब बताना शुरू कर दिया है। ऑप्शन दूसरा जो इसका सही जवाब है, कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है। अब हमें बताना पड़ेगा कि कुकुरमुत्ता का जन्म कब हुआ, मतलब प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1941 ईस्वी में, जो कि निराला का है। विष्णुप्रिया जिसका प्रकाशन वर्ष, कुकुरमुत्ता के एक और फैक्चुअल जानकारी ध्यान में रखिए कि इसका सबसे पहले प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि निराला की जो रचना कुकुरमुत्ता है उसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, तो हंस में। फिर विष्णुप्रिया का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ, जो कि गुप्त द्वारा लिखी गई है। आंगन के पार द्वार जो कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई और इसकी रचना 1961 ईस्वी में। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में मुक्तिबोध द्वारा है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी। आंगन के पार द्वार पर पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिए कि कौन सा पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल की दृष्टि से यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया कि भीष्म साहनी जो नाटककार हैं उनके नाटकों का यहाँ पर सही अनुक्रम कौन सा है। नाम दिया गया है हानुस, माधवी, रंग दे बसंती, चोला। रंग दे बसंती चोला एक ही में है, आलमगीर, 4 नाटकों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है आप लोगों ने इसको देना शुरू कर दिया है। आज के प्रैक्टिस सेट से यही लग रहा है कि आप लोगों ने प्रकाशन वर्ष, अनुक्रम, कालक्रम पे बहुत ही जोर दिया हुआ है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। इस तरह के प्रश्न कई बार बच्चों को परेशान करते हैं। ठीक है, तो सही जवाब है इसका पहला ऑप्शन सही है कि हानुस है पहले, फिर माधवी है, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। हानुस जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छा
नाटक है और कई महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। जेएनयू में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी हानुस पढ़ना है, जिसमें कि घड़ी बनाने वालों की एक कहानी है, रचनात्मकता सृजनात्मकता पर है, चेकोस्लोवाकिया पर आधारित है। माधवी, रंग दे बसंती, आलमगीर। आलमगीर में औरंगजेब और दाराशिकों के द्वंद्व की बात कही गई है। रंग दे बसंती चोला, इसपे जलियांवाला बाग हत्याकांड के पे आधारित है। ये सारी चीजें विषय वस्तु आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। देखिए इसका प्रकाशन वर्ष हम देख लेते हैं। हानुस का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1977 में प्रकाशित हुआ। माधवी जो कि 1985 में, रंग दे बसंती 1998 में, ठीक है, और आलमगीर 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो ये सारी चीजें भी अपने दिमाग में आप लोग रखिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस प्रश्न को हल करने में आपको सेकंड भी नहीं लगेगा। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। तो आपको बस सही टिक लगाना है इसमें कि कौन सा टिक सही होगा। तो परीक्षा गुरु तो सबसे पहले रहेगा इसमें, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब यहाँ पर हो रहा है कि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में। बस जल्दीबाजी में 1982 नहीं करना है आपको, 1882। गोदान 1936 ईस्वी में। शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी में, कई जगह 1941 भी लिखा है, और तमस 1973 ईस्वी में। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जितने भी उपन्यास यहाँ पर हैं सब अलग अलग उपन्यासकारों द्वारा लिखे गए हैं, तो उनके नाम को जरूर आप अपने ध्यान में रखे होंगे कि कौन किसका उपन्यास है। बाकी ये आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और इस पर हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तौर पर आपको मैटर्स उपलब्ध कराया है। आप लोगों ने दोनों वीडियो लेक्चर को देखा होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। कहानियां दी गई हैं, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप, उसने कहा था। तो ये 4 कहानियां हैं। अब इनका हमें प्रकाशन वर्ष बताना है और आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखते ही दिमाग में आ गया कि सही जवाब क्या होगा इसका। दूसरा ऑप्शन जो है, उसने कहा था। ठीक है, देखिए इतनी भी जानकारी रहेगी तो आप इसको सॉल्व करके टिक लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि कुछ चीजें इसमें बता दें। उसने कहा था सन 1915 ईस्वी में लिखी गई, जो विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। आप वो इसकी पृष्ठभूमि को पूरे अच्छे से जानते होंगे। आकाशदीप जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, कहानी संग्रह, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। ईदगाह 1933 ईस्वी में, और परिंदे के बारे में हमने चर्चा ही किया था 1960 ईस्वी में। तो इनके प्रकाशन वर्ष को भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित संग्रहों का सही अनुक्रम है। निबंध संग्रह दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है। तो अलग अलग निबंधकारों के ये निबंध संग्रह हैं और उनके हमें क्रम को बताना है कि कब इसका हुआ था। कोई बच्चा लिख रहा है परिंदे 1935 में प्रकाशित हुआ, 1960 में, बेटा उसको सुधार कर लीजिए आप। कुछ बच्चे फिर पेपर 1 के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट पे प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए। या तो फिर हिंदी को आप बहुत इजीली समझ रहे हो तो फिर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, कालक्रम के अनुसार हमें बताना है। शिरीष की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियां। कई बार जब हम ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं तो भी उसमें कई बच्चे होते हैं जो मेन फोकस कक्षा के वाचन पर नहीं ध्यान में रखते हैं, लेक्चर्स पे नहीं ध्यान में रखते हैं। कहीं इधर किसी को कुछ चुबा रहे हैं, कहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग पार्क में लगा हुआ है कि कब छुट्टी होगी, ये क्या बकबका रहा है तब से। तो इस तरीके का होता है। ऑनलाइन में तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, 1947 आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहता है। देखिए यहाँ पर जो 4 निबंधों का संग्रहों का नाम दिया गया है, उसमें हमें बताना है कि सही अनुक्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो यहाँ पर सही जवाब है, तीसरा जो ऑप्शन है, श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई। तो श्रृंखला की कड़ियां ये कब प्रकाशित हुआ? आप जानते हैं कि सन 1942 ईस्वी में, जो कि महादेवी वर्मा का है। अशोक के फूल का प्रकाशन हुआ 1948 ईस्वी में। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर 1 लाइनर में आ चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्धनारीश्वर का प्रकाशन हुआ 1952 ईस्वी में, जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है। और शिरीष की याद आई, ये विद्या निवास मिश्र की 1995 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रकाशन वर्ष इत्यादि भी ध्यान में आ गया होगा कब किसका क्या प्रकाशन हुआ है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित
आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। आचार्यों का नाम दिया गया है और उनका कालक्रम हमें बताना है। नाम दिया गया उनका रुय्यक, कुंतक, आनंदवर्धन, दंडी। तो ऑप्शन को देखते ही आपने पकड़ लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब पकड़ लिया कि दंडी। जो चौथा ऑप्शन है कि दंडी है, आनंदवर्धन है, कुंतक है, रुय्यक है। तो इनका समय कब से कब तक है? 7वीं सदी के आसपास में दंडी का है, 9वीं सदी के आसपास में आनंदवर्धन का है। कुंतक का जो समय है वो 10वीं 11वीं सदी के बीच में है और रुय्यक का जो समय है वो 12वीं सदी के आसपास में है। ये क्वेश्चन तब और कठिन हो जाता है जब सीधे सीधे पूछ देता है कि कुंतक का समय कब से कब माना जाता है। ऑप्शन में दे देगा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, तो फिर आप गर्दन ऊंचा करके इधर उधर देखना शुरू करेंगे, फिर कमर सीधा करने के चक्कर में दाएं देखेंगे, फिर बाएं देखेंगे, फिर कलम चुभाएंगे, फिर संकेत करेंगे, तब ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से आचार्य किस समय में मौजूद रहे हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है जो कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? ग्रंथों का नाम दिया गया है एस्थेटिक्स, लिटरेरिया बायोग्राफिया, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स। तो जैसे ही मैं इसका नाम लिया आप लोगों के दिमाग में पूरे लेखक आ गए होंगे कि एस्थेटिक्स किसकी रचना है, लिटरेरिया बायोग्राफिया किसकी रचना है, द सेक्रेड वुड किसका है, पोएटिक्स किसका है। ठीक है, जिस पर कि हमने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराया है, आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ रहा होगा। अगला जो यहाँ पर ये जो इसका सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। आराम से जो बच्चे इसको पढ़े होंगे तुरंत इसको याद इसका सही जवाब बता रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, इसका सही जवाब है पोएटिक्स, जो कि अरस्तु द्वारा लिखा गया है। इसको काव्यशास्त्र नाम से भी जानते हैं हिंदी में। पोएटिक्स का जो प्रकाशन हुआ था 350 ईसा पूर्व के आसपास में। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। लिटरेरिया बायोग्राफिया जिसका प्रकाशन हुआ 1817 ईस्वी में। ठीक है, आपको बहुत सारी किताबों में सब नहीं मिलेगा, मैंने मेहनत करके सब आंकड़े जुटाए हैं। और आप जानते हैं कि कॉलरिज द्वारा है। एस्थेटिक्स जिसका प्रकाशन हुआ, एस्थेटिक्स का प्रकाशन हुआ सन 1900 ईस्वी में। ठीक है, जो अर्नाल्ड क्रोचे का है एस्थेटिक्स। द सेक्रेड वुड को आप जानते होंगे सन 1920 ईस्वी में टी.एस. इलियट द्वारा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। पोएटिक्स, लिटरेरिया बायोग्राफिया, एस्थेटिक्स, द सेक्रेड वुड किसकी रचना है, कब इसका प्रकाशन हुआ। हाँ, अरस्तु, कॉलरिज, क्रोचे, इलियट, बिल्कुल से। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि सन 2020-21 में इस तरीके से थोड़ा सा अलग ढंग से अब सवाल पूछा जा रहा है यूपीएससी पैटर्न पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा। यूपीएससी पैटर्न पर धीरे धीरे पूछा जाना शुरू कर दिया है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए सौरसेनी, बी पहली प्राकृत, सी वर्तमान हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। तो इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रम में व्यवस्थित। इंद्र कुमार करेंगे सर यूपी टीजीटी के लिए कुछ करो सर। देखिए इनडायरेक्टली आप देखिए तो ये भी मेहनत यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ही हो रहा है। बस ईमानदारी से मैंने बता दिया है कि ये यूजीसी नेट का है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसको आप किस हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी वीडियो जितने भी इस चैनल पर अपलोडेड हैं वो हिंदी से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आपके पास तीर एक है निशाना, आपको 3-4 लगा सकते हैं। आप इससे नेट की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम है हिमाचल प्रदेश से लेकर हरियाणा तक के। ठीक है, तो आप इस लेक्चर्स को कैसे ले सकते हैं, जितनी सारी चीजें बताई गई हैं क्या वो सब यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं थी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं इस पर अभी बात करूंगा। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर हम अभी अपनी रणनीति को बना रहे हैं, जल्दी ही आप लोगों के सामने आएंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है कि सौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी में सही अनुक्रम इसमें कौन सा है? आप लोगों ने इसका सही जवाब बताना शुरू कर दिया है कि ऑप्शन जो दूसरा है वो क्या है, सही है। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, पहली प्राकृत। अब सवाल उठता है कि पहली प्राकृत क्या है। आप लोगों ने मेरे भाषा विज्ञान पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने प्राकृत, पाली इन सब पर विचार किया है और व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए नजर में आऊंगा। और शुरू में मैंने इस वीडियो को बनाया था। पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, तीसरी प्राकृत या फिर मध्य प्राकृत,
अलग अलग नाम दिया गया है। तो पहली प्राकृत जो है वो पाली है, दूसरी प्राकृत क्या है वो प्राकृत है, तीसरी प्राकृत क्या है अपभ्रंश है। तो इन सारी चीजों को भी आप ध्यान में लिखिए। चलिए, इसमें आप लोगों ने सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि पहले नंबर पर पहली प्राकृत है, दूसरे नंबर पर सौरसेनी है, तीसरे नंबर पे पूर्वी हिंदी है जिसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और आखिरी में जो ऑप्शन है वो वर्तमान हिंदी। आप लोगों ने पूरा बता दिया। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि इसी पैटर्न पर आधारित है। पूछा जा रहा है कि रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। रघुवीर सहाय की जो कविताएं दी गई हैं या फिर कविता संग्रह, उनका सही प्रकाशन वर्ष क्या है। लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो पहले तो दिमाग में रखिए कि ये सारी जो कविताएं हैं वो रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई हैं और ये कविताएं प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। अब हमें प्रकाशन वर्ष के आधार पर इसे बताना है कि कौन ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है कि पहले नंबर पे बी है, दूसरे नंबर पे डी है, और तीसरे नंबर पे ए है, और चौथे नंबर पे सी है। तो आत्महत्या के विरुद्ध जिसका प्रकाशन सन 1967 ईस्वी में, और हंसो जल्दी हंसो इसका प्रकाशन हुआ था 1975 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा जो है लोग भूल गए हैं, इसका प्रकाशन हुआ 1982 ईस्वी में, और कुछ पते कुछ चिट्ठियां इसका प्रकाशन हुआ 1989 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपको प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में आ गया होगा कि कब कौन प्रकाशित हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम से भी संबंधित है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या है। उसमें दुलाई वाली एक ही कहानी आई हुई है। चलिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। दुलाई वाली 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है कि पहले सी है, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि सन 1901 में प्रकाशित हुई। इसके बाद प्लेग की चुड़ैल जिसका प्रकाशन 1902 में भगवान दास द्वारा लिखित कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे द्वारा। अगला है 1903 ईस्वी में 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और दुलाई वाली 1907 ईस्वी में, जो कि बंग महिला द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इस तरीके से इसके प्रकाशन वर्षों को आप लोग ध्यान में रख लिए होंगे कि दुलाई वाली, मैं इसको क्रम से ही पढ़ दे रहा हूँ। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, प्लेग की चुड़ैल 1902, 11 वर्ष का समय 1903, दुलाई वाली 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। परिमल, लहर, ग्राम्या, दीपशिखा। तो कौन सा इसमें अनुक्रम है जो कि सही होगा। तो सबसे पहले जो परिमल है 1930 में प्रकाशित हुई, लहर 1933 ईस्वी में, ग्राम्या 1940 ईस्वी में, और दीपशिखा 1942 ईस्वी में। और जितने भी ये रचनाएं सब अलग अलग कवियों द्वारा है। आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कौन किस कवि की रचना है। ठीक है, तो ये ऐसा क्रम था कि एकदम से सीरियल वाइज सही है, ABCD एक ही साथ है ये सब। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमल, लहर, ग्राम्या, दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है। रोला बार्थ, फर्डिनांड द सास्यूर, सैमुअल टेलर कॉर्लिच, IA रिचर्ड्स। ये पाश्चात्य आचार्यों का नाम दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर नाम दिया गया है, नीचे विकल्प दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जवाब आना शुरू हो गया है। कई बच्चे इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है कि पहले नंबर पे है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। आपके लिए रिवीजन हो सकता है, पिछले भी प्रैक्टिस सेट में कॉलरिज से आया हुआ था। ठीक है, दूसरे नंबर पे हैं सस्यूर, जिनका जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था, और 1857 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
तो जब इधर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उधर सस्यूर का जन्म हुआ, तो इसको आप कोरिलेट करके देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे है आई.ए. रिचर्ड्स, जिनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, जो कि पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आए थे, ठीक है। और चौथे नंबर पे हैं रोला बार्थ, जिनका जन्म सन 1915 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से सही आंसर हो गया आपका दूसरा नंबर। तो उम्मीद है कि जितने भी पाश्चात्य आचार्यों का नाम इसमें दिया गया था उनके जन्म वर्ष को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37, जो कि उपन्यासों पर आधारित है। पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर आप उपन्यासों का नाम देख रहे हैं, वामा शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, भागवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसमें से कुछ उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में भी लगे हैं। जैसे ही मैंने उपन्यासों का नाम लिया आपके दिमाग में जरूर इनके लेखकों का नाम भी आ गया होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है प्रकाशन की दृष्टिकोण से। इसका जो सही जवाब है पहला ऑप्शन सही है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे पहला ऑप्शन सही है। देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद ये पहले नंबर पे है। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पर उपन्यास वामा शिक्षक दिया गया, जिसका प्रकाशन सन 1872 ईस्वी में हुआ। फिर तीसरे नंबर पर दिया गया भागवती, जिसका प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में हुआ था। और चौथे नंबर पे है निस्सहाय हिंदू, जिसका प्रकाशन सन 1890 ईस्वी में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि सब जितने भी उपन्यास दिए गए हैं सब 1900 ईस्वी के पहले के हैं, और ये सब प्रथम उपन्यास की दौड़ में शामिल रहे हैं। अलग अलग आलोचकों ने इनको प्रथम उपन्यास श्रेणी में रखा है। वो सारी जानकारी आप उपन्यास के को पढ़ते हुए जरूर आप जानते होंगे, रिवीजन आपका हो रहा है। और कई बार मैं इसलिए संकेत कर देता हूँ कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में भरी हुई हैं, बस उसको सही समय पे आपको डिलीवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दे दिया। और नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बार देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों पे प्रेशर नहीं बनाता हूँ। और जैसा कि यूट्यूबर बोला करते हैं कि बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना है, तो नोटिफिकेशन जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा ये अपना चैनल मानते हुए ये सारी चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब आप लोगों ने देख लिया कि ऑप्शन 1 है। और ये जवाब से ज़्यादा जरूरी था कि आप प्रकाशन वर्ष उपन्यासों का अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वन लाइनर में आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही अनुक्रम है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये प्रश्न आया हुआ था, तो लगातार आप देख रहे हैं कि अब अंधा युग से सवाल बन रहे हैं, खासतौर से उसके अंकों का जो शीर्षक दिया गया है उससे सवाल बन रहे हैं। तो आप जब आगे एग्जाम देने जाएं तो जरूर उसको ध्यान में रखें। तो 5 अंकों में विभाजित है अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। आप उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। मैंने नाटक पर जब अभ्यास कराया था लाइव क्लास टेस्ट में, तो उसमें भी आप लोग शामिल रहे होंगे और चीज़ों को जान रहे होंगे। अब यहाँ हमें बताना है कि वस्तु विकास के दृष्टिकोण से अंधा युग के अंकों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही अनुक्रम है ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन जो यहाँ पर तीसरा दिया गया है ये इसका सही जवाब है। पहले नंबर पे कौरव नगरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पशु का उदय है। तीसरे नंबर पे अश्वत्थामा का अर्धसत्य है। चौथे नंबर पे गांधारी का श्राप है। और 5वें नंबर पे विजय एक क्रमिक आत्महत्या। यानी कि 5 अंकों का नाम यहाँ पर दे दिया है। बीच में 3 व 4 अंक के बीच में अंतराल आया हुआ है, जिसका कि मैंने ट्रिक भी बताया था कि 34 याद कर लीजिए। 34 के बीच में क्या है, अंतराल है। तो इसको याद करने की ज़्यादा जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है कि किन 2 अंकों के बीच में अंतराल शीर्षक आया हुआ है। तो इस तरीके से आपका अंधा युग से संबंधित जो प्रश्न आ रहा है वो एकदम से क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे की परीक्षा के लिए भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल पर। पूछा जा रहा है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। अब सीधे
नाटक से सवाल आ गया यहाँ पर निबंध से संबंधित कि निबंधकारों का सही क्रम कौन सा है। नाम दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुरी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि सबका हम जन्म काल याद करके रख पाए। अब यहाँ पर कुछ आईक्यू लेवल और एलिमिनेट करके आंसर को आप बना सकते हैं। जैसे रामविलास शर्मा का जन्म सन 1912 ईस्वी में हुआ था, तो आमतौर पर आप इसको याद कर सकते हैं कि ये कब हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ये इसका सही जवाब है। कई बच्चे देना शुरू कर दिए हैं, तो देख लेते हैं कि पहले नंबर पे है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ 1899 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे थे दूसरे नंबर पे हैं लिख देते हैं इसको नंबर 1। ठीक है, दूसरे नंबर पे है नंद दुलारे वाजपेयी, जिनका जन्म हुआ है 1906 ईस्वी में। और तीसरे नंबर पे हैं रामविलास शर्मा, जिनका जन्म 1912 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है 1916 ईस्वी में। तो ये मोटे तौर पर आप याद कर सकते हैं कि कब किसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन 1 हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से उनके सही अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर नामवर सिंह को भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी मैंने बताया था कि जिस लेखक की 5 से अधिक बुक्स हैं उनका आपको प्रकाशन वर्ष बिल्कुल ध्यान में रख के जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार इसी टाइप से प्रश्न बन जाते हैं, 4-5 किताबें दे दी जाती हैं और उनका आंसर पूछ लिया जाता है कौन सा सही है। तो 4 किताबों का नाम दिया गया, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। तो पहली बात यह है कि इन पुस्तकों को आप अच्छे से देख लीजिए। और ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? नामवर सिंह की। कई बार ये किताबें वन लाइनर प्रश्न में भी आती हैं, मतलब कि जब छोटा ऑब्जेक्टिव सवाल, खासतौर से जब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किसकी पुस्तक है या फिर इसके लेखक कौन है, प्रकाशन वर्ष, ये सब आता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों ने देखा और इसका सही जवाब बिल्कुल आप लोगों ने सही दे दिया है कि ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या है? चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि चौथा ऑप्शन क्यों है यहाँ पर। देखिए, चौथा में पहले दिया हुआ है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, पहले नंबर पे है, इसका प्रकाशन हुआ 1952 ईस्वी में। फिर दूसरे नंबर पर जो दिया गया है वो है छायावाद। छायावाद का प्रकाशन हुआ 1955 ईस्वी में। इसके बाद तीसरे नंबर पर दिया है कविता के नए प्रतिमान, जिसका प्रकाशन हुआ था 1968 ईस्वी में। चौथे नंबर पे है दूसरी परंपरा की खोज, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1982 ईस्वी में। तो यहाँ पर तो ये एक ही क्वेश्चन में सब समेटा गए, लेकिन आपको वन लाइनर की दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखना है। ऐसा माना जाता है कि छायावाद नाम की जो पुस्तक है, नामवर सिंह जब बीए थर्ड ईयर में थे तभी इसको उन्होंने आधा लिख दिया था लगभग, बाद में ये प्रकाशित हो गए सन 1955 ईस्वी के आसपास में। और कहा जाता है कि 10वीं में एक बार वो फेल हो चुके थे, क्योंकि एक ही निबंध को वो लंबे समय तक लिखते रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। ये सब मैं किंवदंतियों के माध्यम से बता रहा हूँ, फिर भी याद करने के लिए ये बता रहा हूँ कि छायावाद नाम की जो पुस्तक है नामवर सिंह की है, और बाकी किताबों को आप ध्यान में रखे होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 40 क्वेश्चन हो गए। नहीं, ये टेस्ट मैच चल रहा है और आज का ये मुश्किल से हमको लग रहा है कि 5वां सवाल है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि कल शेष प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलते आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो कहानी संग्रहों का नाम दिया गया है और उनका हमें क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही है, कौन इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दिया गया वांगचू, राजा निर्बंसिया, एक और जिंदगी, यही सच है। ठीक है, तो अब इसका जो सही जवाब है आप लोग जल्दी से दीजिए कि कौन सा अनुक्रम इसमें सही है। ठीक है, वांगचू जिसका कि जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, एक और जिंदगी, ये लिखा गया मोहन राकेश, यही सच मनु भंडारी। तो इनके लेखकों का नाम भी आपके दिमाग में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बता दिए कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि जो
राजा निर्वंशिया ये पहले नंबर पे है, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। दूसरे नंबर पर है एक और जिंदगी, मोहन राकेश द्वारा लिखी गई, जो कि 1961 ईस्वी में। इसके बाद तीसरे नंबर पे यही सच, मनु भंडारी, जिसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में। वांगचू, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1978 ईस्वी में। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ है, आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। सही जवाब था ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल पर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इस तरीके के भी प्रश्न आप देख रहे हैं कि पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था इस तरीके का प्रश्न, और यहाँ पर भी आ रहा है। तो मतलब कि जो एनटीए एग्जाम ले रहा है उसके पैटर्न को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दिया है प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन के आधार पर कि सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका जो सही अनुक्रम है आप लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि इसका सही अनुक्रम है क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन पहला जो है ए ऑप्शन इसका सही अनुक्रम है। यानी कि पहले नंबर पे है प्राचीन संस्कृत, दूसरे नंबर पे है लौकिक संस्कृत, तीसरे नंबर पे है सौरसेनी और चौथे नंबर पे है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग एकदम समझ गए होंगे कि कौन सा क्रम कब है। कई बार इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है। अगर भाषा विज्ञान के विकास को हम देखते हैं तो प्राचीन संस्कृत ये हो गया, फिर इस तरीके से इसका ऐसे ऐसे कर करके विकास क्रम बताया जाता है। ठीक है, और अमूमन हम ज्यादातर इस पे ध्यान देते हैं। देखिए पहले से कैसे पैटर्न बदला हुआ है। पहले पूछता था संस्कृत, पाली, ठीक है, प्राकृत, अपभ्रंश, ये पहले पूछता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया है, देख रहे हैं आप, चेंज हो गया है पूछने का नजरिया। तो इस चीज को भली भांति आप सभी को पकड़ना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो पुनः निबंध संग्रहों के बारे में हमें देखना है। कला का जोखिम, ठेले पर हिमालय, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, गंधमादन, ये चार निबंध संग्रह दिए गए हैं और सभी अलग अलग निबंधकारों के हैं। ठीक है, तो कला का जोखिम निर्मल वर्मा द्वारा है। ठीक है, ठेले पर हिमालय, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में धर्मवीर भारती आ गया होगा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, रामविलास शर्मा। गंधमादन, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र से संबंधित जो भी निबंध हैं प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। इनको बहुत ही सीरियसली आप लोगों को देखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बहुत पहले पढ़े थे, भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है, इससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और हमारा जो उद्देश्य यही है कि आप लोग भूले नहीं। मैं क्यों जुड़ रहा हूँ आपसे पर डे, क्योंकि आप लोग भूले नहीं तो फिर दिक्कत होगी आगे। और बाकी यही है, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। बहुत पहले ही किसी कवि ने कहा था इस चीज को। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये पेपर किस ईयर का है, तो इसमें 2018 से लेकर 2021 के बीच में एनटीए ने जो कराया है उस पेपर को मैं आधार बनाया हूं और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनटीए किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। भूलना भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम को आप लोग अपने अपने प्रेम को नहीं भूले होंगे। क्यों नहीं उसको भूल रहे हैं आप लोग? तो क्योंकि उसमें आपका ज्यादा दिल लगता है। पढ़ाई में बहुत कम लोगों का दिल लगता है, जबरदस्ती कई बार पढ़ाई करनी पड़ती है। समाज का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है। ठीक है, तो चीजें हैं। आगे बात करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें सही अनुक्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन जो चौथा इसमें दिया गया है ऑप्शन, वो इसका सही जवाब है। देख लेते हैं, पहले नंबर पे जो है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, जो कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। ठीक है, दूसरे नंबर पे ठेले पर हिमालय, जो कि धर्मवीर भारती का। अच्छा, कई बार इनकी विधाएं भी पूछ ली जाती हैं। ठेले पर हिमालय लग रहा है कि यात्रा वृत्त टाइप का है, लेकिन ये क्या है, निबंध है। इस चीज को भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1958 में ठेले पर हिमालय, फिर तीसरे नंबर पे गंधमादन, जो कि कुबेरनाथ राय का है, ये 1972 में प्रकाशित हुआ। और कला का जोखिम, जो कि निर्मल वर्मा का है, सन 2001 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। सबसे छोटा है, सन 2001 ईस्वी में। तो इस चीज को आप बिल्कुल
ध्यान में रखिए। ये इसलिए नहीं शो हो रहा है कि आप लोग बोलेंगे कि चारों ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। ये ऑप्शन तो बदल भी सकता है, ठीक है। अब मेन कोशिश ये है कि जैसे आप ऑप्शन देखिए कला का जोखिम, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि निर्मल वर्मा सन 2001 में प्रकाशित हुआ। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती 1958 में, ठीक है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये आपका एग्जाम पेपर नहीं है कि आप उसमें सही कर देंगे और जल्दी से बढ़कर आगे चले जाएंगे, फिर परीक्षा खत्म हो जाएगी, फिर ट्रेन पकड़ के घर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। यहाँ पर अवधारणाओं की चर्चा की जा रही है, ठीक है। विचारधारा, अवधारणा, ये सब चीजें हैं जो कि हिंदी साहित्य और पाश्चात्य साहित्य दोनों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अवधारणाओं का नाम दिया गया है, उनके कालक्रम के अनुसार हमें बताना है कि सही क्रम क्या है। यथार्थवाद, विखंडनवाद, उत्तराधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद दिया गया है कि इसका सही कालक्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, ठीक है। तो इसका जो सही कालक्रम है वो पहले नंबर पे है यथार्थवाद, ठीक है। दूसरे नंबर पे है उत्तर संरचनावाद, तो इसका मतलब है कि इसके पहले संरचनावाद होगा, तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना आपको। फिर तीसरे नंबर पे है उत्तर आधुनिकतावाद, और चौथे नंबर पे है विखंडनवाद, ठीक है। तो पहले यथार्थवाद है, फिर उत्तर संरचनावाद, फिर उत्तराधुनिकता, फिर विखंडनवाद। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविता संग्रहों का सही अनुक्रम हमें बताना है। नदी की बांक पर छाया, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा चुनता हूं, यहाँ पर बुनता हूं रहना चाहिए, इत्यलम। तो आप देख रहे हैं कि सभी रचनाएं किसी एक कवि की हैं। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ये तो लग रहा है किसी एक ही कवि की हैं। हालांकि इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। कई बार प्रश्नों में लिख दिया जा रहा है कि फला के पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष है, उसको क्रम के अनुसार बताइए। तो ये किसकी है आपके दिमाग में आ गया होगा, कई बच्चे इसको पकड़ लिए कि किसकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष के आधार पे कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। तो इसमें जो इत्यलम है वो पहले नंबर पे है। इत्यलम का जो प्रकाशन वर्ष है इत्यलम सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है दूसरे नंबर पे है आपकी नदी पर बाग छाया, जिसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ। तीसरे नंबर पे है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, जिसका प्रकाशन हुआ 1981 ईस्वी में। कितनी नाव में कितनी बार, इसका प्रकाशन हुआ है, सॉरी ये मैं दूसरे का आंसर में बताना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 का जो यहाँ पर आंसर है ये है ऑप्शन दूसरा, ठीक है। तो पहले का मैंने 1946 बता दिया। हाँ, थोड़ा सा आंसर मैं लिखा उसमें मुझे देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, फिलहाल इसको मैं क्लियर कर देता हूं। दूसरे नंबर पे है आपकी जो बी ऑप्शन है, कितनी नाव में कितनी बार, जिसका प्रकाशन हुआ 1967 ईस्वी में। और तीसरे नंबर पे है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 ईस्वी में, ठीक है। और चौथे नंबर पे है नदी की बांक पर छाया, जिसका प्रकाशन हुआ 1981 ईस्वी में। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं दोबारा इसको लिख दे रहा हूं, इसके सामने लिख दे रहा हूं 1946, 1973, 1967, 1981। अब इसी को हमें क्रम में बताना था। तो अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, अब ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है, और उपन्यासों का नाम दिया गया है मानस का हंस, पीढ़ियां,
खंजन नयन, सुहाग के नुपुर। तो जैसे आप देख रहे हैं तो सारे जितने भी उपन्यास हैं वो एक ही उपन्यासकार के हैं। पहले आपके दिमाग में उस उपन्यासकार का नाम आ गया होगा, ठीक है। तो मानस का हंस, पीढ़ियां, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि ये अमृतलाल नागर के सभी उपन्यास हैं, ठीक है। वन लाइनर में आए तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुरंत आप बता देंगे। तो यहां पर अब हमें देखना है कि अरे ये क्या हो रहा है, कि मानस का हंस कब प्रकाशित हुआ, पीढ़ियां, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर, ये सब कब प्रकाशित हुए हैं। पेन मेरी कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या दब गया। तो यहाँ पर मानस का हंस आप जानते हैं कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1972 में। अच्छा, एक मिनट, कुछ पेन में गड़बड़ी हो गई है, थोड़ा सा इसको मुझे सुधारना पड़ेगा। हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। तब तक आप लोग अपने दिमाग में इन उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को रख लीजिए। आप लोगों ने इसका सही जवाब देना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन चौथा, कि पहले डी है, पहले नंबर पे डी है, ठीक है। जिसका प्रकाश, सुहाग के नुपुर, जिसका प्रकाशन हुआ है सन 1960 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद, हाँ, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे है मानस का हंस, जिसका प्रकाशन हुआ 1972 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे है खंजन नयन, जो कि सूरदास के ऊपर लिखा गया है, इसका प्रकाशन हुआ 1981 ईस्वी में। और आखिरी जो उपन्यास है इनका इस विकल्प के अनुसार 1990 ईस्वी में हुआ, पीढ़ियां, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले नंबर पे सुहागनुपुर, दूसरे नंबर पे हो गया मानस का हंस, तीसरे नंबर पे खंजन नयन और चौथे नंबर पर पीढ़ियां नामक उपन्यास है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा इसमें सही जवाब है, ठीक है। आप लोगों को आप चौथा ऑप्शन दिख गया होगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में ऑप्शंस को हम दिखा देंगे। आप लोग अपने कॉपी पर जरूर इस तरीके से ABCD करके, या फिर जो जैसे भी आप कर लेते हैं, जैसे कई बच्चे एकदम ईयर लिख दे रहे हैं, तो जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा, ठीक है ना। लिखने की प्रैक्टिस हमेशा कीजिए। आप लोग जितना रफ भरना उतना रफ भर के उसको कूड़ा में बेच देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर पेज बचाएंगे तो फिर जीवन भर आपको पेज वो खाली नजर ही आएंगे, तो उसको आप जितना मन करे उतना लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। नाटकों का नाम दिया गया है, एक और द्रोणाचार्य, भूख आग है, बकरी, देहांतर। तो अभी तक हमने जितनी रचनाओं को देखा वो सारी रचनाएं जो थी एक ही लेखक की थी, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग लेखकों की रचनाएं दिख रही हैं। एक और द्रोणाचार्य जो कि इसकी है, शंकर शेष का नाम सुने होंगे, ठीक है। भूख आग है, ये किसकी रचना है, कृष्ण देव बलदेव का नाम सुने होंगे, कृष्ण बलदेव वैद्य का। बकरी सक्सेना द्वारा लिखा गया है, पहले ये सब ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद देहांतर नाम का एक नाटक लिखा गया है रांगे राघव का। तो मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों को ये सारे नाटक पता रहे होंगे कि किसने लिखा है कौन सा नाटक। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो सही आंसर है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो सही है। इसका मतलब कि पहले नंबर पर कौन सा है, बकरी। बकरी नाटक जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी शायद शामिल है और जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1974 ईस्वी। दूसरे नंबर पे है एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, जिसका प्रकाशन हुआ 1977 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो रांगे राघव बताया, ये बल्कि रांगे राघव नहीं है, ये नंद किशोर करके नाटककार हैं, उनका है, ठीक है। ये रांगे राघव का नहीं, इसको काट दीजिए आप लोग। तीसरे नंबर पे यही देहांतर है, जिसका प्रकाशन हुआ है सन 1987 ईस्वी में, तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे है भूख आग है, कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा लिखा गया है, जो कि 1998 ईस्वी में लिखा गया है। तो ये अलग अलग जगह के नाटक थे और अलग अलग रचनाकारों के हैं, अलग अलग इनका प्रकाशन है।
थोड़ा सा इस तरीके का जो प्रश्न आता है वो कठिन ही रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम है। निबंध संग्रहों को हमें बताना है कि उनका सही क्रम कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि निबंधों का नाम दिया है आदि, अंत और आरंभ, शिरीष की याद आई, रेती के फूल, त्रिशंकु। तो इसमें से शिरीष की याद आई जो कि पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ था, यहाँ पर पुनः इसको एक बार और मौका मिला है। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से सही है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर सकता हूं तो पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप लोगों को पूरे ऑप्शन दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? ठीक है, चलिए, तो इसमें जो सही जवाब है इसका आप लोग देख लीजिए। मैं बता रहा हूं कि पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर पे है आपका त्रिशंकु, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है सन 1945 ईस्वी में। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे है रेती के फूल, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी में है। तीसरे नंबर पे है शिरीष की याद आई, जो कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन है सन 1995 ईस्वी में। और चौथे नंबर पे है आदि, अंत और आरंभ, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है सन 2001 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं कि बनाने वाले ने कितना ध्यान से इसको बनाया है। पहला नंबर नीचे शुरू किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा यहाँ पर इसका सही जवाब है। ठीक है, अब सबका पता चल गया होगा आप लोगों को, क्योंकि आपको कई दृष्टिकोण से पढ़ना है। एक तो वन लाइनर दृष्टिकोण से भी पढ़ना है कि अगर पूछ दिया जाए कि आदि, अंत और आरंभ किसका निबंध है तो निर्मल वर्मा का है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। शिरीष की याद आई विद्यानिवास मित्र, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, त्रिशंकु, त्रिशंकु नाम की कहानी भी लिखी गई है और निबंध भी लिखा गया है। तो ध्यान में रखिए, कहानी मन्नू भंडारी की है, बल्कि त्रिशंकु नाटक भी लिखा गया है। और जिनको जानकारी होगी ये 3 विधाओं में है, बहुत खतरनाक तरीके का त्रिशंकु भी है। ठीक है, और नाम भी जैसा है वैसा इसमें विधाएं भी शामिल है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शुरू से टॉपिक वाइज करा दीजिए प्लीज सर। आप शायद इस चैनल पर नई विद्यार्थी के रूप में जुड़ी होंगी। मैंने सब्जेक्टिव पैटर्न पर पूरा 1 to 10 इकाई से संबंधित टॉपिक वाइज करा दिया है। प्रैक्टिस सेट भी लगभग 9 इकाइयों तक मैंने कवर कर लिया है, 1-2 इकाई ही बची हुई हैं। अब कम समय में पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। हम इकाई इकाई पढ़ते रह जाएंगे, खेलते रह जाएंगे, लेकिन अगर प्रश्नों को देख लेंगे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग भी अपने से बिल्कुल उसको पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ बच्चों ने मेरे संकेत को मेरे आदेश की तरह मानते हुए बता दिया कि ब्रिजमोहन ने नाटक भी लिखा है त्रिशंकु। ठीक है, कहानी मनु भंडारी और निबंध लिखा अज्ञे ने। तो इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों की काफी अच्छी तैयारी चल रही है। खुरेशी लायक पक्षा, इनका नाम शायद नहीं मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने काफी सही इसका जवाब दिया है। इसी तरीके से आप लोगों को जी जान लगाकर चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना है। बहुत कम जगह आपको कोई बताएगा कि ये तीनों विधाओं में लिखी गई है। सब लोग हो अल्लाह करते हुए आते हैं, 1 घंटा आपका ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आप काफी खुश भी रहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या ये बोरियत कर रहा है। ठीक है, और 10 बार बोलेंगे कि लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना। तो ऐसे चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। कई बार तो बोलते हैं कि ये कोर्स 1500 रुपये में शुरू हो रहा है, 2500 रुपये में शुरू हो रहा है, 10 दिन बचा हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं। आपका जो समय है वही हमारे लिए कीमती है, उसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता है। तो आप अपने समय का महत्व रखते हुए हमारे भी समय का महत्व रखिए। और बात करते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आत्मकथाएं दी गई हैं, दलित आत्मकथाएं, जूठन, शिकंजे का दर्द, मुर्दैया, अपने अपने पिंजरे। तो जैसे ही मैंने इसको बताया आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि जूठन किसने लिखा है, क्योंकि आप अपने दिमाग को एकदम गूगल की तरफ बना लिए होंगे। और मुर्दैया किसने लिखा, शिकंजे का दर्द किसने लिखा, अपने अपने पिंजरे किसने लिखा है, ये सब आ चुका होगा। अब हमें इनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से बताना है कि कौन सा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही जवाब है।
पहले नंबर पर अपने अपने पिंजरे, जो कि सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मोहनदास नैमिष राय नाम के दलित उपन्यास आत्मकथाकार हैं, उन्होंने लिखा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर जूठन आया, जो कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, और इसकी भूमिका राजेंद्र यादव ने लिखा और बहुत फेमस हो गया जूठन, और कई पाठ्यक्रमों में लगा भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। फिर इसके बाद आगे आपका सन 2010 ईस्वी में मुर्दैया, जिसके कि तुलसी राम लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद शिकंजे का दर्द सन 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सुशीला टाक भौरे नाम की दलित आत्मकथाकार हैं, उन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि पहले जो अनुक्रम यहाँ पर पहला अनुक्रम बन रहा है कौन सा है, इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप लोगों ने इसको बता दिया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग इसको वन लाइनर के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए। अगर आ जाएगा शिकंजे का दर्द किसकी आत्मकथा है, तो अगर पता रहेगा तो तुरंत आप बता देंगे कि सुशीला टाक भौरे का है, नहीं पता रहेगा तो फिर इधर उधर झांकना शुरू कर देंगे, फिर क्या क्या परेशानियां होती हैं आप लोग भली बातें जानते हैं। हर कोई चाहता है कि परीक्षा में एक प्रश्न उसका सही हो जाए, ठीक है ना, कोई नहीं चाहता कि प्रश्न गलत करके आए। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मार्क्सवादी समीक्षकों को निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर साफ इंडिकेट किया गया कि जो भी सवाल पूछा गया है सभी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो आपके दिमाग में पहले चीज होना चाहिए कि रामविलास शर्मा, रांगे राघव, मुक्तिबोध, शिव कुमार मिश्र। यहाँ पर मिश्र लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्क्सवादी नहीं है, ये भी मार्क्सवादी में है। मुक्तिबोध को आप जानते हैं, रांगे राघव भी मार्क्सवादी हैं, रामविलास शर्मा भी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में यही पूछ देगा कि कौन से इसमें से मार्क्सवादी हैं या नहीं है। पिछले परीक्षाओं में इसी तरीके के सवाल पूछा जाता था। तो यहाँ पर इनके बुक्स का नाम दिया गया है, भारतीय हिंदी युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा रामविलास शर्मा की है, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड रांगे राघव, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत शिव कुमार मिश्र द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये विकल्प दिए गए, अब हमें इसमें से चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो यहाँ पर सही जवाब है, आप लोगों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है कि चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है कि पहले नंबर पे कौन सा है, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, जिसका प्रकाशन हुआ 1954 ईस्वी में। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कामायनी एक पुनर्विचार, 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है आपका तीसरे नंबर पे शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। और भारतीय हिंदी युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा का 1975 में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो चौथा दिया गया है वो यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा कि कौन से कवि का जन्म कब हुआ था। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था यहाँ पर, मतीराम, बिहारी, देव, जसवंत सिंह, ठीक है। तो इसका जो सही यहाँ पर आंसर है आप लोग देना शुरू कर दिए हैं। देखते हैं कि कौन सा इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही जवाब है वो आप लोगों ने जैसे ही ऑप्शन देखा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। कि पहले नंबर पे बिहारी है, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं मतीराम। मतीराम के 2-3 भाई और थे, आप जैसा कि जानते होंगे, चारों भाई साहित्य में काम कर रहे थे, बहुत ही अच्छी बात थी उस जमाने के लिए। तो मतीराम का जन्म हुआ 1617 ईस्वी में। इनके भाई भूषण भी थे, चिंतामणि त्रिपाठी भी थे, और एक भाई हैं जिनका बहुत कम उल्लेख किया जाता है, जटाशंकर, ठीक है। तो उनके बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे हैं जसवंत सिंह, वही जसवंत सिंह जिनके बारे में आचार्य राम शुक्ल ने लिखा था कि भाषा भूषण जैसा ग्रंथ कोई नहीं है, इस टाइप से उन्होंने लिखा था। तो आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया था। इनका जन्म हुआ था 1626 ईस्वी में। और देव की लगभग 72-73 किताबें आप लोग देखते होंगे, 72 इनके ग्रंथ पाए जाते हैं, काफी इन्होंने लिखा था। और ये चौथे नंबर पे हैं 1673 ईस्वी में।
मतलब 1673 में इनका जन्म हुआ और 72 ग्रंथ इनके पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब स्टोरी के रूप में याद हो गया होगा कि देव के कुल कितने ग्रंथ हैं, कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब था ऑप्शन चौथा है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। बीच में कुछ क्वेश्चंस का हमारा जो सीरियल है वो गलत हो गया है, दो बार एक ही टाइप के प्रश्न हमने चुन लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर 100 भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन पे हम देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार हमें सही अनुक्रम बताना है। नाम दिया है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं। तो कुछ ऐसे इसमें नाम दिख रहे हैं आपको जो कि रिपीटेड होंगे, आपको तुरंत याद होंगे क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये सब आए हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है कि जो पहला ऑप्शन है वो सही है। बिल्कुल आप लोग सही हैं। फिर भी हम लिख देते हैं इनके जन्म वर्ष को 1859 में श्रीधर पाठक। आप लोग भी ऐसे ही याद करिए, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। 1865 ईस्वी। 1883 ईस्वी में जन्म हुआ शुक्ल गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। सनेही जब प्रेम पर कविताएं लिखते थे तो सनेही, और जब वीर रस की कविताएं लिखते थे तो लिखते थे त्रिशूल नाम से। ये सारी घटनाएं आप जानते होंगे। 1889 ईस्वी में जन्म हुआ राम नरेश त्रिपाठी का। यहाँ पर मैं 1883 जो देख रहा हूँ, एक बहुत ही फेमस इतिहास ग्रंथ इस वर्ष लिखा गया था। अगर किसी को मालूम हो तो जल्दी से वो कमेंट्स कर सकता है। ऐसे ही को रिलेट करके अपने दिमाग को जितना आप मांझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कौन कब कब जन्म लिया है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883, श्रीधर पाठक 1859, राम नरेश त्रिपाठी 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 ईस्वी में। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि शिव सिंह सरोज लिखा गया था 1883 ईस्वी में। तो ऐसे ही याद करना है, क्योंकि जब किसी भी चीज को आप याद करेंगे तो जाहिर सी बात है वो लंबे समय तक रहेगा। वैसे पढ़ाई में बहुत सारी चीजें मन लगता नहीं है, याद जल्दी से होती नहीं है चीजें, गलत चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। अगला सवाल है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। हमें हाँ, जयशंकर प्रसाद का भी 1889 में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर इंडिकेट ही कर दिया गया कि जितनी भी इसमें रचनाएं दी गई हैं सब मोहन राकेश से जुड़ी हुई हैं। औलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। तो अब हमें इसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखना है कि कौन सा जवाब इसमें सही होगा। तो आप लोगों ने भी मिलाना शुरू कर दिया है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। ठीक है, कि पहले नंबर पे क्या है, नए बादल, जिसका प्रकाशन हुआ 1957 ईस्वी में, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हो गया जानवर और जानवर, जिसका प्रकाशन हुआ 1958 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे हो गया एक और जिंदगी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1961 ईस्वी में। और चौथे नंबर पे है फौलाद का आकाश, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1966 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इसका अनुक्रम था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो जितने भी उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं सभी उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, आपने इसको पढ़ भी लिया है। सब्जेक्टिव तौर पर भी, ऑब्जेक्टिव तौर पर भी, प्रैक्टिस के रूप में सारी चीजें आपको पता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने पाठ्यक्रम को भी देखते रहिए। तो शेखर एक जीवनी 1940, तमस 1973, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954। तो बस इसके प्रकाशन वर्ष को आप जानते हैं। और यहाँ पर इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल बता दिया कि ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो इन रचनाओं को देखते हुए आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ये किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं या फिर कृतियां हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये रामविलास शर्मा द्वारा, रामविलास
शर्मा द्वारा ये लिखी गई पूरी कृतियां हैं। अब इनको हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है, ठीक है। तो इसमें जो सही, पहले मैं इसका ईयर लिख देता हूं, फिर आप लोग मिलाइएगा इसको, क्योंकि इसका जो विकल्प है मुझे गलत दिखाई पड़ा है, सही नहीं कोई विकल्प लग रहा है। फिर भी मैं इसका प्रकाशन वर्ष आप सभी को लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहले नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूं प्रेमचंद और उनका युग, जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बल्कि 1952 ईस्वी में है ये, ठीक है। इसके बाद जो है भारतीय, ये भारतेंदु, ये 1975 ईस्वी में जो कि आया हुआ था, आप लोगों ने अभी देखा, इसके पहले कुछ देर पहले ये आया था ये। फिर इसके बाद ये 2007 में प्रकाशित हुआ, और ये जो बुक है 2009 में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पे सी ऑप्शन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे डी है, तीसरे नंबर पे बी है, और चौथे नंबर पे ए है। होना चाहिए सी डी बी ए। तो कोई ऐसा मुझे ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है कि जो सही हो, लेकिन फिर भी आप अपने फ्यूचर के दृष्टिकोण से इसको जरूर ध्यान में रखें। प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु युग, हिंदी विकास भाषा की परंपरा 1975, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 2007, भारत की भाषा समस्या 2009। ये जो पॉपुलर किताब आप अपने पास रखे होंगे उसमें भी ये ईयर इत्यादि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये मैंने खोजा है इसको, इसके बाद ही आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अपने कॉपी पर जरूर नोट करिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका रिवीजन भी हो रहा है। मानस का हंस, अमृतलाल नागर, झूठा सच, यशपाल, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती। अब इनका हमें सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, आप लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है, यानी कि झूठा सच जो कि पहले नंबर पे है, इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में। दूसरे नंबर पे है राग दरबारी, जिसका प्रकाशन हुआ 1968 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे है मानस का हंस, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1972 ईस्वी में। और जिंदगी नामा जो चौथे नंबर पे है, इसका प्रकाशन हुआ सन 1979 ईस्वी में। यह सब आप सभी को याद होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। जो रचनाएं दी गई हैं उन रचनाओं को पढ़ते हुए आपके दिमाग में एक ही बहुत ही प्रमुख आलोचक का नाम आ गया होगा। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो आ गया होगा आप लोगों के दिमाग में। इसमें जो सही जवाब है वो आप लोग अच्छे से पकड़ लिए होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है। कई सारे बच्चे इसको बताना शुरू कर दिए। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हम देख लेते हैं कि कौन रचना पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन सन 1940 में हुआ। दूसरे नंबर पे है कबीर, जिसका प्रकाशन सन 1942 ईस्वी में हुआ था। और तीसरे नंबर पे है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में हुआ। और चौथे नंबर पे है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, जिसका प्रकाशन हुआ 1970 ईस्वी में। तो लगातार आप देख रहे हैं कि 1940, 1942, 1952, 1970 इनका क्रम रहा है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन चौथा था। बाकी वन लाइनर के दृष्टिकोण से बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। कई बार आ जाता है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, या फिर कबीर पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सब। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संग्रहों, निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम हमें बताना है। नाम दिया गया है अस्मिता के लिए, आलोक पर्व, बकलम खुद, मन पवन की नौका। ठीक है, तो इसका जो यहां पर सही जवाब होगा, सही जवाब है इसका क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब हो गया चौथा ऑप्शन, यहां पर सही है ऑप्शन डी। तो पहले नंबर पे है
बकलम खोद, जो कि नामवर सिंह द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक किताब है, जिसका प्रकाशन सन 1961 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1951 में हुआ था। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आलोक पर्व, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ 1972 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे है अस्मिता के लिए, अस्मिता के लिए का प्रकाशन हुआ सन 1981 ईस्वी में, जो कि विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो है मन पवन की नौका, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1982 ईस्वी में कुबेरनाथ राय द्वारा, कुबेरनाथ राय। तो ये अलग अलग निबंधकारों का निबंध संग्रह है, तो इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ा सा हल करने में दिक्कत होती है। बाकी अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कामता प्रसाद गुरु का जिक्र किया जा रहा है। अगर व्याकरण की दृष्टिकोण से देखें तो इनकी पुस्तक को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कौन सा सही अनुक्रम है? शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है वो ए बी सी डी, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, यही पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही जवाब है। यानी कि शौरसेनी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नागर अपभ्रंश, तीसरे नंबर पे पश्चिमी हिंदी, चौथे नंबर पे वर्तमान हिंदी। तो ये क्रम क्या है, एकदम से सटीक है। ठीक है, तो हो गया ए बी सी डी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। हानुस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। ठीक है, तो आधे अधूरे आपने पढ़ा होगा 1969 में इसका प्रकाशन हुआ, 1958 में और 1963 ईस्वी में। ये सारे किसके हो गए? मोहन राकेश के। और जो हानुस नाम का नाटक लिखा गया, ये सन 1977 ईस्वी में लिखा गया था, जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। ये भी पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो क्रम बताना है, आप लोगों ने प्रकाशन को देख लिया होगा और दिमाग में आ गया होगा। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है कि पहले नंबर पे आषाढ़ का एक दिन, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हो गया लहरों के राजहंस, तीसरे नंबर पे आधे अधूरे, और चौथे नंबर पे हानुस। ठीक, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम, गूदड़ साई। तो ऊपर की तीनों कहानियों का नाम आपने सुना होगा। ये एक नई कहानी आपको दिख रही है यहाँ पर, गूदड़ साई। ये भी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो इन सब का प्रकाशन कब हुआ है, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहली जो उनकी कहानी है, आप जानते हैं कि ग्राम नाम की कहानी है, जो कि इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सन 1911 ईस्वी में। ठीक है, हाँ, इसका सही जवाब बच्चों ने दे दिया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्यों इसलिए सही है? क्योंकि आपने देख लिया कि सबसे पहले सी यहाँ पर दिया है, तो इसका आंसर हो गया। फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि कब कब इसका प्रकाशन हुआ है। दूसरे नंबर पे जो कहानी है, जिसका नाम है गूदड़ साई, इसका प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में हुआ था, और ये प्रतिध्वनि नाम की एक इनकी कहानी संग्रह रही है जयशंकर प्रसाद की, उसमें संकलित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे है आकाशदीप, जिसका प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में। इंद्रजाल, जिसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो सबसे पहले इसमें जो नाम आना चाहिए वो रिपब्लिक का आना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा, आप लोगों ने देख लिया कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, पहला जो ऑप्शन दिया गया। फिर भी हम देख लेते हैं कि पहले नंबर पे रिपब्लिक है, दूसरे नंबर पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी कि ये आई ए रिचर्ड्स द्वारा
लिखी गई है और इसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और ये टी.एस. इलियट की है। इसके बाद माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसका प्रकाशन हुआ है सन 1973 ईस्वी में। लियोन ट्रिलिंग नाम के एक राइटर हैं, ये भी पता नहीं कहाँ से यूजीसी एनटीए नेट वालों ने इसको खोज कर लाया है। कई बार तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस से थोड़े हल्के फुल्के बाहर के हैं। हालांकि सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी लिख दी जाती हैं कि सामान्य जानकारी होनी चाहिए। देखने में लग रहा है ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जो कि बाद में बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। फिर भी आप ध्यान में रखिए कि कौन सा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूं, पंच परमेश्वर, प्रेरणा, ये कहानियों का नाम दिया गया है और इनका सही अनुक्रम क्या है इसे हमें बताना है। तो इसका जो सही अनुक्रम है, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है कि पहले नंबर पे है पंच परमेश्वर। तो जानते हैं आप लोग कि इसका प्रकाशन हुआ था 1916 ईस्वी में। इसके बाद दूसरे नंबर पे है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी का जो प्रकाशन हुआ वो हुआ 1920 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे है सवा शेर गेहूं, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1924 ईस्वी में। और प्रेरणा नाम की जो कहानी है इसका प्रकाशन हुआ सन 1926 ईस्वी में। तो इस तरीके से इन चारों कहानियों के प्रकाशन वर्षों से आप परिचित हो गए होंगे। प्रेरणा नाम की जो कहानी है ये आपको बहुत कम किताबों में मिलेगी कि कब इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि प्रेमचंद की कहानी है, और बाकी कहानियों का मिल जाएगा प्रकाशन वर्ष। तो प्रेरणा नाम को जरूर आप ध्यान में रखिए, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है। रामदास मिश्र, विवेकी राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह का नाम इसमें दिया गया है। तो अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक है, और बाल मुकुंद गुप्त, विवेकी राय। तो हमें अब देखना है कि कौन इसमें पहले नंबर पे। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन दूसरा है, इसका सही जवाब है कि पहले नंबर पे है बाल मुकुंद गुप्त, जिनका जन्म हुआ 1865 ईस्वी में। बाल मुकुंद गुप्त के साथ एक व्यक्ति का और जन्म हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन व्यक्ति था। अभी प्रैक्टिस सेट में हमने बताया कि 1865 में उनका जन्म हुआ था। दूसरे नंबर पे हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, जिनका जन्म हुआ सन 1881 ईस्वी में, यानी परीक्षा गुरु के प्रकाशित होने से पहले इनका जन्म हुआ था 1881 में। पूर्ण सिंह जो कि निबंधों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सही, हिंदी ज्ञान ज्योति ने बता दिया कि हरिऔध का जन्म हुआ था 1865 में। तो ऐसे को रिलेट करके आप चीजों को जरूर याद करिए। तीसरे नंबर पे आ गए रामदरस मिश्र, जिनका जन्म हुआ 1924 ईस्वी में। और चौथे नंबर पे विवेकी राय, जिनका जन्म हुआ 1924 ईस्वी में। अब आप कहेंगे कि इन दोनों का जन्म 1924 में हुआ, तो क्यों इसमें एक तीसरे नंबर पे एक चौथे नंबर पे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें जो रामदरस मिश्र है इनका जन्म हुआ अगस्त में, और इनका जन्म जो हुआ है, इनका जन्म हुआ दूसरे का नवंबर में। तो इसलिए भाई ये बड़े हो गए। ठीक है, नवंबर 2024 में विवेकी राय हैं, अगस्त 2024 में बोला 1924, और रामदास मिश्र 1924 अगस्त के हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सागर कुमार का जल्दी जल्दी में हम गलती कर रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, धीरे धीरे पढ़िए। यहाँ पर सारी चीजें आपको सही बताई जा रही हैं। देख रहे हैं मैं मुझे 2024 लोकसभा का याद आ गया। खैर इसको ध्यान में हम रखते हैं। इन दोनों को मैंने बताना शुरू किया था, क्यों इसमें छोटा बड़ा, दोनों का जन्म एक ही वर्ष में हुआ है, लेकिन एक अगस्त के एक नवंबर के, ये माइनर डिफरेंस है। ठीक है, फिर भी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो मतलब जितने भी यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं सब श्रीलाल शुक्ल के हैं। अब इनका सही अनुक्रम क्या है, आप लोगों ने बिल्कुल याद करके रखा होगा कि सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे है सूनी घाटी का सूरज, जिसका प्रकाशन हुआ 1957 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे उपन्यास है, इसका प्रकाशन हुआ 1970 ईस्वी में। और इसके बाद जो उपन्यास है उसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ
1976 ईस्वी में, और आखिरी जो उपन्यास है का प्रकाशन हुआ सन 1998 ईस्वी में। इस तरीके से आप उपन्यासों को ध्यान में रख सकते हैं कि कब किसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब था ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 67 का। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे राग दरबारी के प्रकाशन वर्ष तक ही सीमित रह गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कितनी बार मैं बोल चुका हूं, आपके पाठ्यक्रम में भी लगा है और प्रैक्टिस सेट में भी मैंने बताया। प्लीज जैसे मैं राग दरबारी बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में 1968 आ जाना चाहिए। ठीक है, वॉइस क्रिएशन, बिल्कुल बेटा इसको ध्यान में रखिए, बार बार ये सब बहुत छोटे सवाल है। चलिए यहाँ पर जो सवाल है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, स्कंदगुप्त दिया गया है, तो ये आप लोग मिलान शुरू कर दिए। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब देना भी शुरू कर दिया कि चौथा ऑप्शन इसमें क्या है, सही है, क्योंकि पहले नंबर पे ही राजश्री दे दिया गया जो कि 1915 ईस्वी में। तो कई बच्चे याद किए होंगे कि किताब में मैं देखा था राजश्री ऊपर ही लिखा गया था, तो इसलिए ये पहले होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए, ईयर भी ध्यान में रखिए। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, अजात शत्रु 1922 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कृष्णा सोबती से संबंधित प्रश्न आया था, बल्कि सूरजमुखी अंधेरे उस ऑप्शन में था। यहाँ पर हमें बताना है कि कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। समय सरगम, मित्रों मरजानी, ऐ लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के। तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर आप लोग मिलान करना शुरू कर दिए हैं कि कौन सा इसमें सही जवाब है। पहले नंबर पे है इसमें मित्रों मरजानी, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1963 ईस्वी में, आपने पढ़ा भी होगा। दूसरे नंबर पे है सूरजमुखी अंधेरे के, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1972 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे है ऐ लड़की, आपको बुक में कम मिलेगा, जो बुक्स आपके पास होगी, इसका प्रकाशन हुआ 1991 ईस्वी में। समय सरगम, जो कि इनका इस विकल्प के अनुसार आखिरी उपन्यास है, जो कि प्रकाशित हुआ सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ऐ लड़की को ध्यान में रखिए आप, 1991 में प्रकाशित हुआ, और बाकी सब आपको किताबों में मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही जवाब था वो था चौथा ऑप्शन, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। लुइपा स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदन, यहाँ पर पूछा गया है, और जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही जवाब है कि सबसे पहले नंबर पे स्वयंभू है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन देखिए बी दिख रहा है, तो स्वयंभू हो गए। दूसरे नंबर पे हो गए लुइपा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हो गए पुष्पदंत, चौथे नंबर पे हो गए हेमचंद। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। उदिता, चांद का मुंह टेढ़ा है, चिंता, संसद से सड़क तक। तो ये चार काव्य ग्रंथ दिए गए हैं और चारों अलग अलग कवियों के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी रचना, कौन सा काव्य ग्रंथ सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ वो चिंता नाम का काव्य ग्रंथ है, जो कि अज्ञेय द्वारा है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरे नंबर पे है चांद का मुंह टेढ़ा, जो कि सन 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है तीसरे नंबर पे संसद से सड़क तक, जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ। उदिता, उदिता नाम के का जो काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाशन वर्षों को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लिए होंगे कि कौन कब काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने कुल 35 सवालों के आसपास चर्चा किया, और इस तरीके से सन 2018 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी
अनुक्रम, कालानुक्रम, प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आए थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। और इन 70 सवालों में से अगर 5 सवाल भी आ जाते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट सफल मानी जा सकती है। तो इसलिए आपका रिवीजन भी हुआ होगा और कुछ नए प्रश्नों से भी आपका सामना हुआ होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग समय निकालकर इस प्रैक्टिस सेट में शामिल हुए, आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आखिरकार जो स्वास्थ्य है वही आपकी जीत हो सकती है। स्वास्थ्य को बचा के रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ।